ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि वॉरेन बफेट क्या नहीं कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक बड़ा मामला है। विशेष रूप से जब आप इस वीडियो में हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं और पिछले कुछ महीनों में जो वीडियो हमने बनाए हैं, उनके साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ और यहाँ वैसे सीएनबीसी की ब्रेकिंग न्यूज़ ये वास्तविक समय है। हाइम्स और हीआरएस जो भी है, शेयर 18% गिर गए हैं, क्योंकि मार्जिन की कमी ने जीएलपी के बारे में चिंता को बढ़ा दिया है। मुझे नहीं पता कि वह क्या है, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत से व्यवसाय वे अपनी कीमतें घटाकर टिके रह रहे हैं। लेकिन इसका क्या असर होता है? यह आपके मार्जिन को कम कर देता है। और आप अपने मार्जिन को केवल एक निश्चित बिंदु तक ही कम कर सकते हैं, जहां आप कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। और फिर आपके पास केवल एक विकल्प बचता है, वह है कर्मचारियों की छंटनी करना, जिससे बेरोजगारी की दर बढ़ती है, जो समग्र मांग को और भी कम कर देती है। तो वॉरेन बफेट और अधिक नकद जमा कर रहे हैं। हमने इसके बारे में पिछले हफ्ते बात की थी, लेकिन उन्होंने अपना वार्षिक शेयरधारक पत्र जारी किया, जहां उन्होंने वास्तव में यह नहीं बताया कि क्यों, जिससे बहुत से लोग मुझे लगता है सही मायने में सिर खुजाते हुए कह रहे हैं कि शायद कुछ बेहद महत्वपूर्ण है जो वह हमें नहीं बता रहे हैं। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए, वॉरेन बफेट एक ऐसी स्थिति में हैं और जाहिर है कि वह यह जानते हैं जहां वह वास्तव में बाजारों को हिला सकते हैं। और आप जानते हैं, आप लगभग कह सकते हैं कि उनकी बर्कशायर हैथवे एक तरह से समग्र बाजार का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि एस एंड पी 500 का एक विकल्प, कुछ ऐसा। और इसे वह उन शेयरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते जो उनके पास हैं, जिन्हें उन्होंने बेचा नहीं है, और वह इसके प्रति जागरूक हैं। तो शायद वह शेयर बाजार के गिरने के लिए दोषी नहीं ठहराए जाना चाहते। यहां बहुत सारी चीजें हो रही हैं, है ना? लेकिन आमतौर पर मुझे लगता है कि वह शेयर धारकों के साथ काफी स्पष्ट होते हैं। यही वजह है कि यह अनोखा है, और क्यों मुझे लगता है कि लोगों को वास्तव में इस पर ध्यान देना चाहिए। तो सभी जानते हैं कि यह नकद स्थिति अपने उच्चतम स्तर पर है। और ये किसी के लिए रहस्य क्यों है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए ये सब बस समझ में आता है। आप बफेट संकेतक को देखें, यह सभी समय के उच्चतम स्तर पर है। आप उपज वक्र को देखें, वैसे ये लगभग सपाट हो गया है। वास्तव में आज एक समय पर 10 साल की ट्रेजरी 4.4 से नीचे गिर गई। तो वास्तव में हम इस लेख पर थोड़ी देर में वापस आएंगे, लेकिन चलिए देखते हैं कि वर्तमान में फेड फंड्स क्या हैं। इसे देखो, फेड फंड्स 4.33 है, 4.33। तो अब चलिए 10 साल की ट्रेजरी पे जल्दी से वापस चलते हैं। मेरा मतलब है, मैं बाद में इस पे पहुंचने वाला था, लेकिन चलो इसे अभी 4.4 पे देखते हैं। लेकिन चलो इसे इंट्राडे में देखते हैं। तो हाँ, इंट्राडे में हम 4.39 तक नीचे गए। चलो देखते हैं। ओपन क्लोज, दिन का न्यूनतम स्तर 4.39 था, तो हम 4.4 से नीचे चले गए। तो चलो बस 439 कह देते हैं। आप फेड फंड से 6 बेसिस पॉइंट्स दूर हैं। मैंने एक और तरीके से कहा, आप 6 बेसिस पॉइंट्स या आप 7 बेसिस पॉइंट्स हैं वक्र से, जो फिर से उलट रहा है। और हम तो 2 और 10 के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, हम फेड फंड्स और 10 साल की ट्रेजरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, जब आप वहां बैठते हैं और उपज वक्र को देखते हैं और ये क्या कर रहा है, और जाहिर है बफेट 84 साल की उम्र में इन चक्रों में से कई से गुजरे हैं जहां वक्र उलटता है। और वह जानता है कि क्या होता है। आप देखते हैं कि वक्र उलटता है और फिर से सीधा होता है, क्योंकि फेड ने दरें घटा दी। और आमतौर पर आप जानते हैं, उसके बाद कभी ना कभी चीजें बिगड़ जाती हैं। मेरा मतलब है, ये उसका पहला अनुभव नहीं है भगवान के लिए। तो आप इसे इस तथ्य के साथ मिलाते हैं कि सब कुछ बेहद महंगा है, बस बफेट संकेतक का उपयोग करते हुए। और फिर आप वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है उसे देखते हैं। और फिर जब आप ट्रंप के सभी प्रस्तावों के साथ अनजान चीजों को देखते हैं, तो आप उन्हें पसंद कर सकते हैं या नापसंद कर सकते हैं, जो भी हो। लेकिन अंततः आप बस नहीं जानते कि ये चीजें कैसे होंगी। और फिर क्या ये कोई आश्चर्य की बात है कि वह बेच रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे लिए यह स्पष्ट लगता है। चलो विवरण पर वापस चलते हैं, या कहें कि उनकी कमी, मैं वादा करता हूं उसके पत्र से। तो बफेट ने पिछले क्वार्टर में और अधिक शेयर बेचे, और एक रिकॉर्ड नकद राशि को और बढ़ाकर 334 अरब डॉलर कर दिया, जो वैसे उसने टी बिल्स में रखा है। लेकिन अपने अत्यधिक प्रत्याशित वार्षिक पत्र में यह समझाने में असफल रहे कि क्यों। निवेशक, जिसे उसकी चतुर समझदारी के लिए जाना जाता है, जॉर्ज आओ समझो कि चतुर शेयर खरीदने का कैसे पढ़ा जाता है, समय के साथ ऐसा लग रहा था कि वह तैयार हो रहा था। इसके बजाय बफेट ने
कहा कि उसकी स्थिति किसी भी तरह से उसके शेयरों के प्रति प्रेम से दूर जाने का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ठीक है। हर बार जब उसने यह किया है अतीत में, हमारे पास एक बड़ा शेयर बाजार का पतन हुआ है। दरअसल मैं सोचता हूं कि क्या कोई चार्ट है? हम यहाँ बिना किसी तैयारी के बात कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैं सोचता हूं कि क्या हमारे पास बफेट की नकद स्थिति का चार्ट है जो S&P 500 के सापेक्ष है? बस मैं इसे जल्दी से टाइप कर देता हूं। और मुझे पता है कि आपको मुद्रास्फीति और उनके पोर्टफोलियो के आकार और सब कुछ के लिए समायोजन करना होगा। बस जिज्ञासा के लिए बफेट की नकद स्थिति बनाम ओह शेयर के मुकाबले। चलो यहाँ कुछ चित्रों को देखते हैं और देखते हैं कि क्या हम एक चार्ट ढूंढ सकते हैं। ओह यहाँ है लांस रॉबर्ट। मुझे लांस बहुत पसंद है, लेकिन क्या ये पुराना है? 2024 इतना पुराना नहीं। तो यहाँ वह समय है जब उनके पास केवल 129 अरब डॉलर नकद थे, और ये 2024 की पहली तिमाही में था। तो बस एक याद दिलाने के लिए दोस्तों, अब ये है 330 अरब। तो पिछले साल ये अपने उच्चतम स्तर पर था। ये तो बस एक साल पहले की बात है, और उन्होंने 124 अरब डॉलर और नकद जोड़े हैं। वाह, मूल्यांकन की दुविधा, यही है जो लांस यहां बात कर रहा है। यही तो हम कह रहे थे। तो यह काली रेखा असली बफेट संकेतक है। मुझे लगता है कि ठीक है, मैंने तो यहाँ वे बफेट संकेतक है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब यह फिर से अपने उच्चतम स्तर पर है जब तक कि वे इसे किसी तरह समायोजित नहीं कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन हम अभी भी बफेट की नकद स्थिति नहीं देख रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ लांस के व्यक्तिगत मूल्यांकन मैट्रिक्स हैं। हाँ, ठीक है। खैर, मैंने सोचा कि मैं इसे एक गोली मारना, लेकिन मेरा आधार मामला यहाँ है। अगर आप बफेट की नकद स्थिति का चार्ट देखें, ओह आप जानते हैं सेब की तुलना सेब से करना, हालांकि आप इसे इस तरह समायोजित करेंगे कि यह समान हो। शायद उनके पोर्टफोलियो के मुकाबले तो उनकी नकद स्थिति उनके पोर्टफोलियो के प्रतिशत के रूप में जब यह एक चरम पर पहुंचता है, मेरा अनुमान है कि शेयर बाजार गिर गया है। मेरा मतलब है आपको बफेट को श्रेय देना चाहिए जहां श्रेय बनता है। मेरा मतलब है उसने इसे कई कई बार सही किया है। तो अब चलिए लेख पर वापस चलते हैं। ठीक है, तो लेकिन अकेले ये पिछले वर्ष में आपकी नकद स्थिति में 134 बिलियन की वृद्धि, मेरा मतलब है ये बहुत कुछ कहता है। तो कुछ टिप्पणीकारों द्वारा वर्तमान में एक असाधारण नकद स्थिति के रूप में देखे जाने के बावजूद आपके पैसे का अधिकांश हिस्सा शेयरों में ही है। ठीक है, तो ये बफेट का तरीका है ये कहने की कोशिश करना, ओह नहीं, नहीं, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, मुझे अभी भी शेयर पसंद है। जो भी करो मत बेचना। लेकिन मैंने बस नकद स्थिति को 144 बिलियन से बढ़ा दिया है। आपसे वास्तव में यह जानने की जरूरत नहीं है कि क्यों। बस इस पर मुझ पर भरोसा करें। इसका कारण यह है कि वास्तव में खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यह फिर से अर्थव्यवस्था की मूलभूत बातों से कोई संबंध नहीं रखा। उपभोक्ता मजबूत है। अमेरिका अर्थव्यवस्था है। मुझे कौन सा शब्द इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था? लचीली। बस इतना ही। ऊ, मुझे नहीं पता। देखो, मेरे लिए सबूत तो परिणाम में है। आप वहां बैठकर किसी की बात सुन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने शब्दों की तुलना में उनके कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बफेट के कार्यों से शेयर बाजार के बारे में क्या कहा जा रहा है, और अर्थव्यवस्था, इसे देखो तो वह इसे घुमा रहा है, लेकिन एक तरह से वह इसे और भी खराब बना रहा है। वह कहते हैं बर्कशायर कभी भी नकद समकक्ष संपत्तियों के स्वामित्व को अच्छे व्यवसायों के स्वामित्व पर प्राथमिकता नहीं देगा। हम कभी भी ऐसा नहीं पसंद करेंगे। तो वॉरेन, अगर आप कभी भी नकद समकक्ष जैसे कि टी बिल को शेयरों के स्वामित्व पर प्राथमिकता नहीं देंगे, तो आप क्या कह रहे हैं? लेकिन फिर भी आपके पास आपकी सबसे बड़ी नकद स्थिति। अगर आप हमें बता रहे हैं कि आप कभी भी ऐसा नहीं पसंद करेंगे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप सोचते हैं कि हालात खराब होने वाले हैं। मेरी फ्रेंच के लिए माफ करना। मेरा मतलब है, फिर से मुझे लगता है कि वह इसे घुमा रहा है, लेकिन एक तरह से वह इसे ऐसा दिखा रहा है, और भी गंभीर बनाते हुए यह कहकर कि वह हमेशा शेयरों का मालिकाना हक रखना पसंद करेंगे। लेकिन फिर भी उसके पास 30 या 24 अरब नकद हैं, और क्या यह ठीक है यहाँ?
यह एक और छोटी-सी बात है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सच है, उसने 2024 में $134 अरब के शेयर बेचे। लेकिन मुख्य चीज़ें जो उसने बेची, वे हैं एप्पल और बैंक ऑफ अमेरिका। तो उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था, अमेरिका घरेलू अर्थव्यवस्था यही मुझे बताती है। और फिर वो कुछ भी नहीं में चला जाता है जो आकर्षक नहीं लगता। हाँ, लेकिन यह तथ्य कि कुछ भी आकर्षक नहीं है मुझे बस ये बताएगा कि आपने उस $200 का उपयोग क्यों नहीं किया जो आपके पास नकद में था। ये मुझे ये नहीं बताता कि आप क्यों बेच रहे हैं। हे दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से आप में से प्रत्येक को इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। यह वार्षिक सम्मेलन है जो मैं आयोजित करता हूँ। ये आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही यह आपके नेटवर्क के आकार को या कि न भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में आपको बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों साथ ही रेबेल कैपिटलिस्ट से मिलने का मौका मिलता है। यह ऑरलैंडो में है 30 मई उनसे 25 मई तक। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मलोनी जैसे लोग शामिल रहे हैं। लिन ऑल्डन, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्दी से जल्दी पाने के लिए और ये जानने के लिए कि इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप rebelcapitalistlive.com पर जा सकते हैं। और बस एक छोटी सी अंदर की जानकारी, या अगर आप अपने टिकट जल्दी ले लेते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम कार्यक्रम के करीब पहुंचते हैं टिकटों की कीमत बढ़ती जाती है। तो इंतजार मत करो, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपने टिकट ले लें और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। ये ऑरलैंडो में 23 मई से 25 मई तक है।